इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कल हम लोगों ने क्वेश्चंस और जो इसके मतलब थ्योरी के कॉन्सेप्ट थे कल पढ़ लिया सब डायग्राम के साथ, हमने पिक्चर के साथ। आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ध्यान से समझना, डिटेल वे में एकदम समझना, जहाँ जो जरूरी लगेगा एकदम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। क्वेश्चन के नेचर को समझना, फिर आप ये देखना कि आपने जो पढ़ा है उसको आपको कैसे यूज़ करना है आंसर करने के लिए। क्वेश्चन के जो डायमेंशन होंगे हर एक डायमेंशन में जाकर आपको आंसर करना होगा। एमसीक्यू वाले में तो भाई ये आपको सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं, बट ये ध्यान रखो पहले जो कह रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कम से कम उसको 2 बार रीड करेंगे, 3 बार रीड करेंगे। पहली आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होती है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद पहले ये समझेंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, हर एक वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो लिखने वाले उसमें आएंगे। समझ रहे कि नहीं। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दिए, कई बार इस चक्कर में चीज़ें खराब हो जाती हैं, गलत हो जाती है। एकदम पेशेंस के साथ पहले क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो, फिर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आंसर लिखो या सोचो जो ऑप्शन सही होगा उसको करो। ठीक। जिस इसमें क्वेश्चन दिया असर्शन रीजन वाले आप जानते हो, मुझे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इसमें क्वेश्चन क्या है जरा समझना क्या है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कल हम लोगों ने पढ़ा 2 मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी क्या, कल मैंने बताया था क्या। हाँ, 2 मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं क्रॉस करेंगे जरा बताना, क्यों नहीं क्रॉस करेंगे। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होंगे, 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। किसके, मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फोर्स के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये तो क्लियर था। मतलब पहला जो हमारा एसेशन दिया है वो सही है गलत है, सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी समझ पाओगे आप। फिर रीजन क्या दिया है, द कंपस नीडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स 2 डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक कंपस है उसमें क्या है, जो मैग्नेटिक कंपास है आपका, मैग्नेटिक कंपास में क्या है, मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पे उसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन आ गए तो नीडल दोनों डायरेक्शन में जा पाएगी क्या, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बता पाएगी क्या। उन्हीं के बीच में क्या करती रहेगी, वो फ्लैक्चुएट करती रहेगी, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता पाएगी, नहीं बता पाएगी ना। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीजन में आपका कि द मैग्नेटिक कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स द 2 डायरेक्शंस एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो रीजन भी इसका क्या है, सही है ना। जो आपका एसर्शन था उसी का रीजन सही दिया है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन इसका सही दिया है कि नहीं। इसका मतलब हमारा एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। ऑप्शन ए में होता है ना दोनों हमारा, ये एसर्शन भी सही है और जो आर रीजन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, समझिएगा इसको इस तरह से। 2024 का क्वेश्चन है, एक जरा देखिए इसमें क्या दिया है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड, क्या दिया है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी उसका कैसा होगा बताओ। करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन वो कैसा होगा बताओ। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर कौन सा ऑप्शन, क्यों बी वाला होगा बेटा बताओ जरा। करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मतलब क्या हो गया, एक तरह से रिंग हो गया। करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मतलब क्या है, एक तरह से रिंग है। तो भाई वो तो लाइन निकलेगी बाहर सर्कुलर बनेगी ना, लेकिन सेंटर पे कैसा होगा, सेंटर पे आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ना आपकी। भाई सेंटर से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट। माने भाई अंदर कैसे जाती हैं लाइंस, मुझे बताओ। अरे आप लोगों को याद है कि नहीं, देखो बार मैग्नेट का कुछ सिचुएशन याद है आपको, आप ऐसे इस तरह से बताए थे, याद हो अगर आपको, मैं बताता हूँ। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है। आप मुझे बताओ, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती थी, यहाँ आएगा, फिर अंदर क्या होगा। तो ये हमारा जो सोलिनॉइड होगा उसके अंदर लाइन कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी कि नहीं, सब सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन होंगी कि नहीं, पूरा कोई भी कर्व मिलेगा क्या इसमें, सब स्ट्रेट ही मिलेगा। और जान लो करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कॉपी पे लेकर बैठो, जो जरूरी चीज लगी उसको नोट डाउन करो। वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ना ऑप्शन बी सही है, ना ऑप्शन सी सही है, ना ऑप्शन डी सही है, फिर सही क्या है, फिर ऑप्शन ई। समझना है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर, उसके अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या हुआ बेटा, इसके अंदर कैसी लाइंस हो जाएंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी,
पैरेलल होंगी और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ऐसे फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अंदर लाइन हमेशा स्ट्रेट जाती है, अंदर लाइन हमेशा क्या होगी? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये सब लिखे हो क्या नोट्स में? नहीं, तो उसको लिख लेना। इनसाइड क्या दिया है? करंट कैरिंग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट? यूनिफॉर्म। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा इसका मतलब क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। देखो, इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म दैट इज इसका मतलब क्या है? दैट इज मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल, दैट इज मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल, that is magnetic lines are parallel and are what? And are at equal distance to each other, and are at equal distance to each other, और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और पैरेलल होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। दैट इज इनसाइड द मैग्नेट, लिखो, दैट इज इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। दैट इज inside a current carrying solenoid, that is inside a current carrying solenoid magnetic field is same everywhere, magnetic field is same everywhere, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हमारा सेम होगा। ठीक, यहां से ये इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना था, तो हमें मिल गया, हमने लिख लिया। कोई दिक्कत? मूव करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 24 का क्वेश्चन है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? रीजन क्या दोगे? अभी जो पीछे आपने पढ़ा, क्या बताओगे? हाँ, क्योंकि जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम बना लेंगे आप, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड की कितने डायरेक्शन आ जाएंगे? जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप लिखोगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction of magnetic field which is practically impossible, which is practically what? Impossible। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो वो उसका आंसर दिया हमने। कोई दिक्कत? और इस तरह से डायग्राम बना के जल्दी से लिख लें बेटा, एकदम स्ट्रेट बैठो, 1% का पीछे नहीं देखो। सेकंड लिखिए, सेकंड में दिया है हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप बताओ? अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, एक दूसरे की पैरेलल भी होंगी और एक दूसरे से क्या होंगी? इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। हम इस तरह से इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन का नेचर समझो आप। कह रहा हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन गिवन डिवीजन रिप्रेजेंटेड, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको। ड्रा ए डायग्राम इन सपोर्ट योर आंसर, तो आप बता दोगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। पैरेलल भी होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं? इक्वल डिस्टेंसेस पे होती हैं। और इसको ड्रॉ करके दिखाना है तो ड्रॉ करके हमने दिखा दिया। कोई दिक्कत? हर चीज प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, वहां दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, गलती एक भी नहीं करनी है। हर चीज प्रॉपर डायग्राम के साथ शो करना है, लिखना है। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ मतलब जो भी मिल रहा है आपको सब बताते चल रहे हैं, ताकि नोट्स में तो सारी चीज़ें बताई गई हैं, रिवीजन क्लासेस में बताया गया है, क्लास में आपको बताया गया है, सब कुछ कराया गया है। नोट्स को भी देखो, नोट्स और इन सब चीज़ों पे कमांड बनाओ, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। फिर क्या दिया इसमें? दिया इसमें डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करिए। एक्सप्रेस मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का है, उसी में आ गया था, मिक्स थोड़ा सा ले लिए, हालांकि इसको भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है ना। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? थर्ड का ये वाला पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बताओ? रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन is defined as what? Electric power. Rate of electric work done
इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर। और इसको किस टर्म में लिखना है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में। तो क्या है फॉर्मूला, क्या था बताओ, पावर पी इक्वल टू क्या था, अरे वी स्क्वायर अपॉन आर था, वी स्क्वायर अपॉन क्या था, आर था। पावर पी को मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना है, तो वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। फिर क्या दिया इसमें, सेकेंड पार्ट इसका क्या है भाई, इसका तो फर्स्ट पार्ट था ये, इसका सेकेंड क्या है, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइंड टू वर्क ऑन द मीन्स वोल्टेज ऑफ दिस। वोल्टेज कितना दिया है, सेकेंड पार्ट इसका कर रहे हैं, 3A का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है इसमें, इसमें क्या क्या दिया है आपको, वोल्टेज कितना दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 220। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। 11 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स दिया है। कैलकुलेट पावर रेटिंग, कैलकुलेट व्हाट, पावर रेटिंग। अब जरा देखना इसमें क्या क्या है भाई, समझना इस बात को। अब कितना वोल्टेज है इसका, ये बताओ, वोल्टेज कितना है इसका, देखो क्या क्या इसमें दिया है, पहले लिखो। हाँ वोल्टेज कितना दिया भाई, 220। और क्या दिया है, यूनिट दिया है। नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं इसके, नंबर ऑफ यूनिट्स 11 है। 11 यूनिट होने का मतलब क्या है, यूनिट की जो यूनिट थी क्या थी भैया, किलोवाट आवर थी, क्या थी, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी थी, टाइम कितना दिया इसमें बताओ जरा, 5 आवर्स। टाइम कितना दिया आपको, 5 आवर्स दिया। अब आप जानते हो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अरे P इंटू टी, आवर्स में था ये, डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, 1000 था, यही था ना फॉर्मूला। नंबर ऑफ यूनिट कितना आया है आपका, 11 है। पावर हमें निकालना है, टाइम कितना दिया है, 5 आवर्स, दिस होल अपॉन क्या है, 1000। इस फॉर्मूले में टाइम को आवर्स में लिखते थे ना आप लोग, जब नंबर ऑफ यूनिट निकालते थे तो टाइम को किस में लिखते थे, आवर्स में। तो टाइम हमें दिया है 5 आवर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, नीचे 1000 है, लिख दिया हमने 1000। हमें पावर रेटिंग मतलब P निकालना है, पावर निकालो जरा क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, जरा बताना क्या आएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, बताओ जो जाएगा 11,000, दिस होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 5 इक्वल टू P। तो पावर P इक्वल टू क्या आ गया, पावर P इक्वल टू क्या आ गया, 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, 5 2 कितना हो गया 10, और ये कितना होगा 00, कितने वाट आ जाएगा, तो 2200 वाट हो गया। ये इसका पावर हो गया, किसका, ओवन का। इस ओवन का क्या आ गया हमारा, पावर आ गया। इसका जो ए वाला पार्ट था ये हमने सॉल्व कर लिया भाई, ए वाली में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब फार्मूला पता होगा तभी कर पाओगे। नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला क्या है, पावर इंटू क्या है, टाइम को किस में लिखेंगे, आवर्स में, अपॉन नीचे क्या है, 1000 करेंगे। हमें टाइम दिया था 5 आवर, हमने लिख दिया यहाँ 5। पावर हमने निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट 11 दिया था, हमने लिख दिया 11। अब यूनिट का यहाँ कन्वर्जन में लग जाना, क्योंकि यहाँ से जो यूनिट आती है ना किलोवाट आवर में ही आती है। इस फार्मूले से जो यूनिट आती है वो किस में आती है, किलोवाट। इसको उसको कन्वर्ट करने में नहीं लग जाना, गलत हो जाएगा, इसलिए क्लियर बता रहा हूँ, समझ गए ना। इसको 11 लिखा, पावर P, टाइम 5 आवर्स दिया है, नीचे क्या है 1000, हमें P निकालना है, 1000 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए 11,000, 5 नीचे आएगा अपॉन 5, 11,000 को 5 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 2200 वाट। ये आ गया हमारा पावर। ये क्या आ गया हमारा, कोई दिक्कत है बोलो। अच्छा ये सिर्फ वाट है कि किलो वाट है, वाट है कि किलो वाट है, पक्का। अरे ये किलो वाट आवर में था ना, तो किस में आएगा, किस में आएगा, ये किलो वाट में आएगा, इसमें आएगा। अरे ये किलो वाट आवर में था ना, ये किस में आएगा, किलो वाट में। यूनिट का भी ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है करंट ड्रॉन बाय द ओवन, कितना करंट ड्रॉ करेगा भाई, करंट ड्रॉन बाय ओवन निकालो भाई, क्या होगा, करंट ड्रॉन बाय ओवन निकालना है मुझे, आई निकालना है, तो कैसे निकलेगा आई, बताओ। आई इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आई होता है,
अरे जो हमारे पास इनपुट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना हम लोग। आर रेजिस्टेंस कहीं दिया है क्या इसमें? वो वाला फार्मूला यूज कर पाएंगे नहीं, लेकिन हमें पावर पता चल गया है और वोल्टेज दिया है। पावर पी इक्वल टू क्या जानते हैं हम? वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से करंट निकाल लेंगे। यहाँ हमें आई निकालना है, तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा बताओ? आई इक्वल टू हो जाएगा पावर पी अपॉन वी। पावर पी कितना आ गया आपका? 22,000 किलो वाट है ना। किलो को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 100, मतलब ये 1000 होगा ना मल्टीप्लाई करने पे। अपॉन कितना हो गया जरा बताना? अपॉन कितना हो गया बोलो? क्या आ जाएगा? 220। इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना आया? 10। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10,000 एम्पियर। कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है ये? हाँ हाँ, अंदर लग रहा है कौन? हाँ वही कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ले रहा है ना। कितना करने? अरे नहीं बेटा अरे 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 5 कहाँ से है? नहीं, जीरो नहीं लेना। ये वैल्यू देखो यहाँ पर जो लिखे हो ना, यहाँ पर करेक्शन करो। ये किस में लिखा था हम लोगों ने? किलोवाट आवर में। यहाँ से जो नंबर ऑफ यूनिट आएगा वो भी किस में आएगा? किलोवाट आवर में। 1000 से डिवाइड किया है ना, तो पावर हमारा किस में हो जाएगा? वॉट में। क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो किस में होगा? ये किलोवाट आवर में आएगा। और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा? ये वॉट में। तो जो आपने यहाँ किलोवाट लिखा है ये क्या होगा? बेसिकली वॉट ही होगा। बेटा बेटा लिखो लिखो कई चीज़। कितना हो गया? 2200 है ये। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर आएगा। ये सही है, अभी डन। यहाँ 1000 से डिवाइड किया गया है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये किलोवाट आवर में ये भी आएगा। किलोवाट आवर से किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? सिर्फ सिंपल एसआई यूनिट वाली बचेगी हमारी। यहाँ लिखेंगे वाट, ये वाट में लिखेंगे, आ जाएगा कितना? 10 एम्पियर आएगा। ये सही है। इलेक्ट्रिक ओवन का कितना आ गया? 10 एम्पियर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का 5 एम्पियर होता है। अगर उसमें लेड वगैरह भी यूज़ करते हैं तो 15 एम्पियर आएगा, बट जो हम लोग फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं उसका 5। अरे तो क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसके हिसाब से करोगे ना, यहाँ तो जो है उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ? आप V इक्वल टू आई आर से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है ना। आप P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर से भी कर सकते हो। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर से भी आर निकाल सकते हो। कि अब तो आपके पास करंट भी है, वोल्टेज भी है, पावर भी है, जिससे चाहो उससे निकाल लो। तो हम V इक्वल टू आई इंटू आर से ओम सलाह से निकाल रहे हैं भैया इसको। तो R इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन क्या होगा? I। V कितना है भैया? 2200। I कितना है? 10। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा? 220 ओम रजिस्टेंस आ गया। अरे बोल्टे, अरे सॉरी यार। 22 आया ना, बस अभी वैल्यू सही रखी है, कर लो। बस वैल्यू रखना है इसमें। इसको अगर हम P इक्वल टू वी स्क्वायर अप आर से करें, वहां से भी आ जाएगा। क्या होगा देखो? P इक्वल टू क्या है? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है भैया। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी होगा। वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 220 इंटू 220 अपॉन पी कितना है? 2200 है। ये है ना सही? अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बताओ? 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? 1 से कट जाएगा, केवल एक ही बचेगा 22। दोनों से आ जाएंगे। जब आपके पास सब है किसी से करेंगे सेम आंसर आएगा, है ना। ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं, पावर P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या इनपुट दिया है और आपने क्या क्या सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग करो। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ 1000 से डिवाइड किया गया है, ये भी किलोवाट आवर में आएगा, ये भी किलोवाट आवर में, दोनों किलोवाट आवर में सेम यूनिट आएगी, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ से जो यूनिट बचेगा हमारा एसआई यूनिट बचेगा। यहाँ से जो पावर निकलेगा वो क्या होगा? वॉट में आएगा। थोड़ा ये ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर ये आ गया आंसर हमारा क्या? पावर रेटिंग, मतलब पावर आ गया। फिर हमें क्या निकालना था यहाँ से?
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालने के लिए V इक्वल टू आई इंटू आर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वोल्टेज तो पहले से दिया है, करंट आपने निकाल लिया है। और आप सेकेंड फार्मूला कौन सा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आ सकता है। हाँ, एक आई स्क्वायर आर टी भी है, वहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब सब आपके पास आ गया, अगर डेटा तो सबसे करोगे सबसे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए सबको समझना, आराम से करना, आ जाएगा, ठीक। डन। और कुछ निकालना है क्या इसमें, रेजिस्टेंस निकालना था, और क्या निकालना था, करंट निकालना था, और क्या निकालना था, पावर रेटिंग। सारी चीज़ें आ गई इसमें, बस हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया इसमें। अब क्वेश्चन थोड़े से देखो, अब बहुत लिखेंगे एकदम। क्या क्या दिया इसमें, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल of length what, cylinder of length, and the area of cross section is A, hence derive SI unit of electrical resistivity। तो पहले क्या होगा इसका आंसर बताओ। B का पहले रिलेशन लिखो, B का जो फर्स्ट पार्ट है इसका रिलेशन लिखो। रिलेशन क्या था, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो। R इक्वल टू क्या लिखा था आपने, रो L अपॉन A, यही रिलेशन था। R इक्वल टू क्या था, रो L अपॉन A। आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल अपॉन, यही रिलेशन पढ़े थे ना हम लोग। और इसकी यूनिट निकालनी है किसकी, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो कैसे लिखोगे बताओ। रो इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, रो इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से बताओ, आर इंटू ए अपॉन क्या होगा एल। आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। ए है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। एल है लेंथ, लेंथ का क्या होगा मीटर। एक मीटर से मीटर क्या हो जाएगा ये कैंसिल, फाइनली क्या आएगा ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये ओम मीटर आ जाएगा। फिर आ जाओ दूसरा क्या है देखो इसका, ऐसा यूनिट निकाल लिया हमने। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, इसका जो लेंथ है किसका, इसका है मेटल वायर का जो लेंथ है 3 मीटर है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 60 ओम होना चाहिए, है ना 60 ओम होना चाहिए। वो क्यों लिखा है, अच्छा क्यों लिखा है तो क्यों देख लेंगे। द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 4 इंटू 10 की पावर 7 है, ये 4 इंटू 10 की पावर -7 होना चाहिए यार। 4 इंटू 10 की पावर क्या होना चाहिए यहाँ -7, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना हाई थोड़ी हो सकता है, यहाँ आएगा -7, ठीक है मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी निकालनी है। क्या क्या डेटा है पहले देखो, डेटे में क्या क्या है आपके पास, सेकेंड पार्ट इसका कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या है पहले देखो, लेंथ है, लेंथ कितना है इसका, लेंथ है 3 मीटर, और क्या दिया है रेजिस्टेंस कितना दिया है आर, रेजिस्टेंस आर कितना दिया है 60 ओम, और क्या है अरे 60 क्या है बेटा, ये ओम है, ये ओम है। और क्या क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 4 इंटू 10 की पावर कितना है ये -7 मीटर स्क्वायर है। निकालना क्या है अपने को, रेजिस्टिविटी मतलब रो निकालना है। और रो इज इक्वल टू क्या लिखा है फार्मूला आपने, सिंस रो इज इक्वल टू क्या है बताओ, आर ए अपॉन क्या है, आर कितना है 60, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भैया 4 इंटू 10 की पावर -7 है, लेंथ कितना है 3 है। करो जरा इसको, 3 से 60 को कैंसिल करो, क्या जाएगा 20, 80 इंटू 10 की पावर कितना है -7, और इसको और सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे 8 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर हो गई यूनिट इसकी। हाँ 80 को आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 का मतलब क्या है, अरे सोने आए हो क्या यहाँ, एट्टी को क्या लिख सकते हैं आप, 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 1, और प्रोडक्ट में पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो -7 + 1 कितना होगा -6, यही तो होगा। थर्ड पार्ट इसका क्या है, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड बाय द इफ वायर ऑफ पार्ट 2 इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, जस्टिफाई योर आंसर। रेजिस्टिविटी किस तरह से इफेक्ट होगी,
हमने कहा रेजिस्टिविटी को कोई फर्क पड़ता है क्या, लेंथ का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का? रेजिस्टिविटी को केवल दो ही फैक्टर अफेक्ट करते थे, कौन कौन से? टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द वायर। बाकी लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन ये सब डिपेंड करता था क्या उस पर? तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा क्या? नो चेंज। लेकिन रेजिस्टेंस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे? टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द वायर। लेकिन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब रजिस्टर जो भी है आपका कंडक्टर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सब पे डिपेंड करेगा। इसको ध्यान रखना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको अच्छे से एकदम याद रखो क्योंकि क्वेश्चन यही फंसेंगे। रेजिस्टिविटी किसकी किस पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? इसको लिख लो भैया, केवल किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर एंड व्हाट? मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ वायर, केवल इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? देखो रेजिस्टेंस आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? ये टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन सभी पे क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा। और इस पे किस तरह से डिपेंड करता है? लेंथ पे किस तरह से होता है? आपने रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या लिखा? रो L अपॉन A। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया क्रॉस सेक्शन की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी टेम्परेचर और सब चीज़ें हैं, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, क्लास में डिटेल में कराया है मैंने, रिवीजन वाली क्लास में भी इसको बताया, आपको कई बार बता चुका हूँ, स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं आपको। जहाँ जो आपके फंसने के चांसेस हैं मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे फंस जाएंगे। देखो अभी देख लो क्वेश्चन आया कि नहीं, एक बैकग्राउंड के साथ क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा है? अब यहाँ पहले बैकग्राउंड, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ द वायर is stretched so that its length is doubled, justify your answer। अगर यही रेजिस्टेंस होता तो अगर लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कोई इफेक्ट आएगा क्या? क्योंकि रेजिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सब पे डिपेंड नहीं करता। ये सारी चीजें नोटिस करने की है। ओके डन, पढ़ा है ना, सब लिखा है, सब अच्छे से ध्यान रखना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? How do two magnetic field lines not intersect each other? Why do two magnetic field lines do not intersect each other? भैया क्यों नहीं होंगी बताओ? क्योंकि जहां पर दो क्या करेंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होंगे? दो डायरेक्शन आएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो क्वेश्चन बार बार आ रहा है ये देखो पहले एग्जामिनर कहाँ सोच रहा है, जहां पर क्रिटिकल जोन है, जहां पर क्रिटिकल जोन है वहां पर, जहां थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है वहां पर पूछा जा रहा है बार बार क्वेश्चन। नेचर को समझो तब जाकर उस लेवल पे क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे अपनी। अब क्वेश्चन यहां दिया देखो, नेम द पोल्स PQRS ऑफ द मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स A एंड B। हम जाते हैं, ये लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां निकलती थी, याद है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती थी? नॉर्थ से कहां जाता है? साउथ पे जाता है। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा भैया? साउथ से नॉर्थ। क्लियर है भैया? इनसाइड मैग्नेट साउथ में नॉर्थ जाएगा, और बाहर मैग्नेट की क्या होगा? नॉर्थ से कहाँ जाएगा? साउथ। अब देखो लाइन यहाँ कहाँ से कहाँ निकल रही है बताओ? यहाँ से जा रहा है, लाइन निकल रहा है, क्यू पे एंटर कर रहा है, तो ये वाला हमारा पोल कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ। ये कौन सा हो जाएगा? तो पी हमारा क्या है? नॉर्थ है, क्यू हमारा क्या है? साउथ है। फिगर बी में आ जाओ आप, देखो आर से कहाँ जा रहा है? ये आर से जा रहा है एस के साइड। आर से एस साइड का मतलब ये मैग्नेट के अंदर का गेम है,
मैग्नेट के अंदर क्या है कि मैग्नेट के बाहर का है, बताओ। अंदर का है, अंदर का है तो किधर से किधर जा रहा है, देखो ये पिक्चर, पिक्चर समझना। ये आर और एस दो पोल हैं, आर से एस में जा रहा है, आर से एस में जाने का मतलब क्या है, आर क्या है, नॉर्थ है या साउथ है? क्यों साउथ है बेटा? क्या बेटा, ये दो पोल हैं, ये दो अलग अलग पोल बने हैं ऐसे, ये दो अलग अलग पोल बने हैं, ये आर और एस, ये एक ही मैग्नेट था, ये मैग्नेट एक ही है, ये दो अलग अलग मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल हैं। नहीं बेटा, इससे निकल के भैया इसके साउथ में तो जा, यार लाइन तो निकलेगी कहीं से कहीं तो इंटर करेगी ना। अरे बेटा अपना अपना सब नहीं, सब कुछ दूसरे का भी देख लेते हैं कभी कभी। यहाँ देखो पहले, हाँ हाँ यहाँ देखो, ये दो अलग मैग्नेट हैं, कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ, बस सिंपल सी बात है। अब तुम वही समझोगे, यही गलती करोगे, इसीलिए तो ये दिए हैं, इसीलिए तो दिया गया है ये। तुम एक ही मैग्नेट की बात कर रहे हो, यहाँ पर यहाँ दो अलग अलग मैग्नेट है, एक मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, दूसरे मैग्नेट का साउथ इधर है। गलती नहीं हो यही समझना है। फ्लो फ्लो में बता दोगे कि भाई मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है तो वो साउथ हो जाएगा, वो नॉर्थ। इसीलिए तो दिया है कि बच्चे जल्दबाजी में यही गलती करेंगे, आपको यही समझना है कि क्या गलती नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इंटरफेरेंस ड्रॉन अबाउट द क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज डायग्राम्स। ड्रॉ कर लोगे ना, यही जो आपने किया है। बाहर मैग्नेट का एग्जांपल ले लो, कुछ लाइंस और बाहर भी दिखानी पड़ेंगी ना आपको, कई सारे दिखा दो बाहर। लाइन ऐसे बाहर निकल रही हैं, यहाँ से क्या कर रही हैं, लाइन एंटर कर रही हैं, बस दिखा देना दो चार लाइन ऐसे आगे पीछे, कोई दिक्कत, आसानी से आंसर लिख के चले आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, बताओ कोई मुझे। हाँ हाँ, कौन सा, बताओ कौन सी डिवाइस यूज करते हैं। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, देखो अभी तक तुम इससे फेमिलियर नहीं हो बेटा, पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं, लाइन तो बहुत सारी निकल रही हैं, लाइन किधर जाएंगी, बताओ कौन सी लाइन होंगी, बताओ बताओ कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम, हाँ बोलो, हाँ इसी से डायरेक्शन भी पता लगाते हैं, इसी से लाइन भी ड्रॉ करते हैं। हाँ ध्यान रखो बेटा, क्योंकि जैसे जैसे नीडल को हम पास ले जाएंगे डिफ्लेक्शन उस हिसाब से आएगा ना नीडल में, जिस हिसाब से नीडल में डिफ्लेक्शन आता है उसी के अकॉर्डिंग लाइन क्या की जाती हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। मैग्नेटिक कंपास से ही डायरेक्शन भी डिटेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से क्या करते हैं, लाइन भी ड्रॉ करते हैं। ये सब चीज़ें जानने की हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इन सब याद रखो ये सब चीज़ें, तो बोर्ड के क्वेश्चन है देखो। एक पहले तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर वो डिवाइस का नाम लिख देंगे जिसको यूज करके क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं हम ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक कंपास है। ठीक, समझ के चलो इसको, कंफ्यूजन डाउट बिल्कुल भी नहीं रखो। और मैग्नेट के अंदर कहाँ जाएंगी लाइन, कहाँ से कहाँ, साउथ से कहाँ जाएंगी, ठीक है। हाँ, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को किस में कन्वर्ट करती है, डीसी में कन्वर्ट करेगी। तो अलग चीज़ें हैं, उनको मिक्स नहीं करिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसमें देखो, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज्ड इन सच पैटर्न। आयरन की जो ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स, अगर मैग्नेट बार मैग्नेट के पास गिराओगे तो इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएंगे, इस तरह से क्या हो जाएंगे, इसमें अरेंज हो जाएंगे। आयरन के जो होते हैं ना टाइनी पार्ट्स, इस तरह से। व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न, क्यों भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, ये आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर
स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, नॉर्थ पोल, एंटर्स एट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में होंगी उसी डायरेक्शन में आयरन्स को क्या करेंगी, ठीक है ना, डन। इस पैटर्न पे लिखेंगे। व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को बता रही हैं। किसको बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस को बता रहे हैं, उसके अपने क्या कर रहे हैं, उसके क्लाउड्स को बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस तरह से पैटर्न है मैग्नेट के चारों तरफ। और क्या पूछ रहा है इसमें, वाई डू द आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट सीम टू अलाइन इन द शेप ऑफ व्हाट, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, क्लोज कर्व में ही अलाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है क्या, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सिचुएशन देकर पूछा जा रहा है। इसने कहा कॉन्सेप्ट को सीखो, उसको इंप्लीमेंट करना सीखो, उसको अप्लाई करना सीखो, तब तो समझो कि पढ़ाई हुई है, नहीं तो समझे। यही सब सीख कर ही आंसर लिख कर आओगे। ये सब बोर्ड्स के क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए, समझिए कैसे यूज करोगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बस यही प्रैक्टिकल है आपका, यही एक्टिविटी है, दैट्स इट। कि आयरन फिलिंग्स को हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट के चारों तरफ करेंगे, इस तरह का वो आ जाएगा, इस तरह से डॉटेड लाइन बना के दिखा देना, दैट्स ऑल। हाँ हाँ, मतलब ऐसे बना के आना है। एन एक्टिविटी आप बता दोगे बेटा, बस बताओगे कि आयरन फिलिंग्स को हम क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, ये आयरन जो है क्या है, बार मैग्नेट के चारों तरफ इस तरह से स्कैटर्ड हो जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारे इस तरह से हैं, इसकी बात चारों तरफ, दैट्स ऑल। यही बना के चले आना है आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहा है, ये सब एक्टिविटी, ये सब क्या पूछ रहा है इसमें। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, एक इमेजिनरी स्मूथ क्लोज कर्व होती हैं जो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाते हैं। साउथ से कहा जाता है नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट कहा जाता है साउथ से। तो कह रहा है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू, बार बार ही आ रहा है, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि जहां पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायरेक्शन हो जाएंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हमने बता दी पीछे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर व्हाट, क्लोज्ड कर्व। हाँ ऑब्वियस बात, क्यों, कैसे क्लोज कर्व है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किधर जाएगा, इसलिए क्या होगा, वो क्लोज्ड कर्व होगा। और डिफिकल्ट है इसको आंसर करना, नहीं बहुत ईजी है। फिर क्या दिया इसमें, अब देखो किसमें क्या दिया है क्वेश्चन, ए स्टूडेंट फिक्स a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive material, ठीक है, she places, हाँ क्या, एडहेसिव मटेरियल का मतलब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें क्या होता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से अट्रैक्टेड, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब जैसे मैग्नेट है ना, आयरन दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ क्या करता है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं एडहेसिव मटेरियल। जैसे फेविक्विक में आप देखिएगा, फेविक्विक में लिखा रहता है एडहेसिव एनर्जी, क्योंकि फेविक्विक से आप दो डिफरेंट टाइप की मटेरियल को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, चिपका सकते हैं, इसलिए उसमें लिखा होता है एडहेसिव एनर्जी। फेविकोल में लिखा होता है कोहेसिव एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखो तो कभी लिखा हो, उसमें सेम मटेरियल को ही क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपका सकते हैं। जैसे लकड़ियाँ हैं या प्लास्टिक से, इन सबको आपस में क्या करते हैं, आप चिपकाते हैं, उन सबके ये मतलब होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, ये समझना पहले। सी प्लेसेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ, क्या दिया है, इट, बार मैग्नेट को सीट पे ऊपर क्या किया, उसने रख दिया, एंड स्प्रिंग, देखो, एंड स्प्रिंकल्स सम आयरन फिलिंग्स, sprinkles what some iron fillings uniformly around the bar magnet using a salt sprinkler. On tapping the board gently, she observes that the iron fillings have arranged themselves in particular pattern. अब कह रहा है draw the diagram show its pattern of the uniform, मतलब आयरन फिलिंग्स, यही जो पीछे था, यही जो पीछे हमने ड्रॉ किया, कौन सा, ये वाला, यही वाली करके आपको क्या करना है, दिखा देना है। समझ गए कहानी, बैकग्राउंड के साथ पूछा जा रहा है, लेकिन पता है तो आराम से करके आ जाओगे। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स डेमोन्स्ट्रेट, क्या बता रहा है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे नॉर्थ से निकल रहे हैं, साउथ पे जा रहे हैं, इस तरह से क्लोज कर्व बना रहे हैं। फिर हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द पॉइंट ऑफ डिटरमाइंड यूजिंग द व्हाट, फील्ड लाइंस, भाई डायरेक्शन क्या है इसका, नॉर्थ से किधर जा रहा है, हाउ डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर, बार बार ये आ रहा है क्वेश्चन, देख रहे हो, जैसे होता ना कि एक तकिया कलाम की तरह यूज कर रहे हैं, टैग लाइन की तरह, बार बार आ रहा है ये, हाँ एक ही चीज को पूछा जा रहा है बेटा, ध्यान रखो।
फिर एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इतना ध्यान से समझना, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को ध्यान से समझना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का हमने कहा था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती थी, कल बताया हमने। करंट कैरिंग जो स्ट्रेट हमारा क्या होता है, करंट कैरिंग जो स्ट्रेट वायर है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कल ही बताए क्या होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो ये बता देंगे। एसर्शन है ये, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये सही है कि नहीं है एसर्शन, हाँ सही है, ये क्या है सही है। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे इसमें, रीजन क्या दिया जा रहा है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। कल मैंने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से दो फैक्टर थे जिस पे डिपेंड कर रहा था, पहला फैक्टर क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और डिस्टेंस के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा इस करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। यही तो बताया था हमने। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सही है गलत है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, एसर्शन भी सही है हमारा, रीजन भी सही है। तो ऑप्शन ए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बेटा कभी कभी ना थोड़ा सा एक स्ट्रेट पैटर्न से हटकर उसके बियॉन्ड भी सोचा करो। हर चीज़ हमेशा स्ट्रेट नहीं मिलेगी, मेरी बात समझे, ठीक। कौन सी चीज़ को कभी कभी ना चीज़ें डायरेक्ट एकदम उसके फेवर में नहीं बोली रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट किया, इसमें बता दिया, अब जैसे कह दिया नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तुम सही कह रहे हो, ले सकते हो। अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका ये एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। रीजन में क्या होना चाहिए, रीजन में ये होना चाहिए कि एक्सप्लेन क्यों नहीं करेंगे एक दूसरे को, मतलब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और लाइन्स हमेशा क्या होती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, रीजन आपको पता है क्यों, क्योंकि जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ जाएंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन मतलब है उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही, बट एग्जैक्ट उस चीज़ को नहीं समझा रहा है जो एसर्शन में कहा गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, बट आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताओ, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट व्हाट, आर इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एसर्शन। बी ऑप्शन इज द क्या होगा करेक्ट, बस हाँ। फिर नेक्स्ट देखो इसमें, अच्छा इसमें नीचे भी दिया था ना क्वेश्चन, नहीं हो गया बस। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट होगी सर्किट में, क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिली क्वेश्चन, एकदम इजी। फिर आइडियल मीटर का कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था बताओ, आइडियल मीटर क्या होता है, किस टाइप के एमीटर को हम लोग आइडियल एमीटर बोलेंगे बताओ। आइडियल एमीटर क्या होते हैं बताओ, आइडियल एमीटर का मतलब क्या है, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लगभग कितना आएगा, 0 आएगा। और ये हमेशा सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सब ध्यान रखना। आइडियल एमीटर का मतलब एक ऐसा एमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस लगभग क्या होगा, 0 होगा या मिनिमम होगा, और सर्किट में हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन आजकल हाइब्रिड नेचर के आ रहे हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है ना ये सब। लीस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से 2 फैक्टर हैं जिसपे स्ट्रेंथ इसका डिपेंड करेगा। पहले हमने क्या कहा था, करंट के मैग्नीट्यूड पे, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा करंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। जितना ज़्यादा
करंट करिंग कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे या जितनी ज़्यादा करंट करिंग कंडक्टर से डिस्टेंस में जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। यही दो फैक्टर है मेन, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। देखो बार बार आ रहा है ये। फिर कह रहे हैं क्या, स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन दिस केस। कौन सा रूल यूज करते थे हम, राइट हैंड थंब रूल, याद है? राइट हैंड थंब रूल से बताते थे ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिसमें बताते थे कि अपने हम थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिधर क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। ये जो फोल्डिंग हमारे फिंगर्स होंगे किसके डायरेक्शन को बताएंगे, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फिर वहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल के आ जाए। ये नीचे जब करंट जाएगी तब का है, ये करंट क्या है जब ऊपर जा रहेगी तब, करंट जब नीचे जाएगी तो यही हाथ ऐसे करोगे, इस तरह से चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? बस ये फैक्टर लिखने थे। फिर कह रहा है, ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट करिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजंस फॉर द सेम इन ईच केस। मैग्नेटिक कंपास को करंट करिंग कंडक्टर के पास लाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा ना, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट याद है? मैग्नेटिक कंपास को मैंने बताया था उसको, अभी कल भी रिवाइज कराया। मैग्नेटिक कंपास को करंट करिंग कंडक्टर के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। फिर क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड इन द कंडक्टर। अगर कंडक्टर में हमने करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा कि नहीं? मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों होगा स्ट्रांग? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, स्ट्रांग। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा तो मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा। क्लियर? एकदम समझ के चलो। फिर कह रहे हैं द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द नी। कंडक्टर से हमने क्या किया, उसको दूर ले जाए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? जब हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन है वो घटेगा कि बढ़ेगा? अरे डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमारा कमजोर होता है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या होगा, या इन शॉर्ट ये समझो कि अगर हम कंडक्टर के पास ले जा रहे हैं, हमारा डिफ्लेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तभी तो घटेगा। हाँ, कुल मिलाकर कहानी ऐसी। अरे कि जो नीडल्स होती है जिस तरह से होता है ना काम, इस तरह से होगा। ठीक, तो पास ले जाएंगे तो बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो घटेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यही तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था, पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है? बाकी ठीक है, आप समझदार बच्चे हैं। स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन करंट थ्रू द कंडक्टर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। बार बार यही चीज आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट के क्या होगा और डिस्टेंस के क्या होगा, इनिशियल पर्सन होगा। करंट को बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटता जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात? ये सब समझने की बात है। देखो अभी सब क्वेश्चन दिया जो उसका क्वाइल का, चलो हमने करवाया था। द करेक्ट पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, क्या दिया है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी प्रोड्यूस होंगी उसका करेक्ट क्या है, इसमें बताओ। जो डायग्राम है बताओ कौन सा सही डायग्राम है। हाँ बताओ भाई, दूसरा वाला क्या है? क्यों दूसरा वाला है भैया, दूसरा वाला क्यों है, दूसरा वाला सही क्यों है, दूसरा वाला है सही क्यों? हम्म? इसमें कह रहे हैं अगर करंट, ये एक लूप है, यहाँ से करंट एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। कल ही तो मैंने बताया था इसको। इस साइड कैसे आए थे, इस तरफ हमारे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए थे, क्लॉकवाइज थे कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ मुझे। इस साइड कैसे होंगे, कैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा भाई, मतलब बहुत सारी लाइंस होंगी, मैंने इस तरह से कर दी। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? इधर कैसे होगा बताओ जरा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होगा, पक्का क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा?
पक्का श्योर हैं आप? इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा, उधर क्या होगा? ये सब ध्यान रखना, गलती हो गई यहाँ। इसका मतलब पैटर्न को समझ रहे हो? अगर करंट अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इधर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज में, है ना? अगर करंट बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा हमें? अंदर की तरफ। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? अंदर की तरफ। लेकिन करंट जब इधर से जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में। अरे ऐसे तो होगा ना, देखो थंब से अपने, ये देखो ऐसे थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिधर करंट जा रही है, तो फिंगर्स हमारे क्या है? ऊपर आ रहे हैं ना। फिंगर्स ऊपर जा रहे हैं तो कैसे होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर क्या होगा? थंब ऐसे होगा, तो लाइंस क्या होंगी हमारी? नीचे से ऊपर आएंगी, क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज होगा ना, क्लॉकवाइज। अरे इस साइड से पकड़ोगे ना ऐसे, ये देखो लाइन, ये थंब हमारा इधर है, लाइन हमारी देखो फिंगर्स क्या है? ऐसे आ रही। लाइन क्या होगा? अंदर से बाहर आएंगी। अंदर से बाहर आने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये समझना। अब यहाँ देखो, कंडक्टर को पकड़ के देखो ना किस तरह से। जो आपको ऑब्जर्व करना है वो क्या भाई? समझना, जो आपको ऑब्जर्व करना है वो क्या है? बहुत ध्यान समझ लो। हम ये देख रहे हैं कि सेंटर पे दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ये भी इधर से निकल के अंदर जा रहा है, वो भी उधर से आके अंदर जा रहा है। सेंटर पे जब हम लाइन देख रहे हैं तो देखो दोनों लाइन क्या है? अंदर की साइड ही जा रही है कि नहीं? दोनों लाइन किधर जा रही हैं? अंदर के साइड। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है? जो ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व करना है, जो ऑब्जर्वेशन है आपकी। इसलिए मैं कहता हूं अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल एकदम स्ट्रांग रखो, स्मार्ट रखो। हर चीज आप हर समय याद नहीं रख पाओगे। अब यहां पर पकड़ पकड़ के हर किसी को देखो, आप थंब लगाओ, फिंगर्स को देखो, तब आप सही ऑप्शन पे पहुंचोगे। यहाँ हमने छोटा सा ऑब्जर्वेशन स्किल अपना लगाया कि हमने ये देखा कि सेंटर पे दोनों लेफ्ट और राइट साइड के दोनों जो हमारे पोर्शन हैं, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर जा रही हैं? अंदर जा रही है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है? सेम। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम दिखेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाना चाहिए। बाकी तुम समझो, इसमें मैं दिखाता हूं आपको, समझाता हूं कैसे समझना। अब तो सही ऑप्शन मिल गया होगा ना? अजरा देखना, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले से करंट अंदर जाएगी, मतलब इससे करंट अंदर जा रही है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आएंगी बताओ? इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आएंगी? बाहर की तरफ। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो लाइंस हमारे करंट ऐसे जाएगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होनी चाहिए? अंदर से बाहर आनी चाहिए कि नहीं? अंदर से बाहर आनी चाहिए कि नहीं? अरे ऐसे जाएगा ना, देखो थंब को ऐसे लगाओगे, अरे लाइन देखो करंट इधर आ रही है ना, थंब को इस साइड से लगाओगे तो करंट क्या होगी? अंदर से किधर आनी चाहिए? मतलब इसकी वजह से भी बाहर होना चाहिए और इसकी वजह से भी क्या होना चाहिए? बाहर। और ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी में ही तो है कि दोनों पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? सेम है। पैटर्न को जो ऑब्जर्व, इसमें लाइन बेटा इधर जा रही है, इसमें लाइन इधर जा रही है ना? कहां पर शो करने के लिए कह रहा है? द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट करिंग सर्कुलर रूप इज व्हाट? मतलब लाइन तो इसमें भी सेम है, दोनों में सेम कैसे दे दिया यार? बाय दिस कोला वेरी डी। ये दोनों तो गलत है, क्लियर है ना? ये दोनों क्या है? रॉन्ग है। लेकिन सेंटर पे लाइन और भी होंगी ना, बोलो भैया, सेंटर पे लाइन क्या होंगी? और भी तो होंगी, इमेजिनरी नहीं भैया, लाइन मिलियन बिलियंस में निकलती हैं। ऐसा थोड़ी होता है 2-4 लाइन निकल के बंद हो जाएंगे। हाँ नहीं, ये सेंटर तक लाइन नहीं जा रही ना, ये सेंटर तक लाइन जा रही है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ये। अरे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे ना हम लोग। अगर इस सर्कुलर लूप का रेडियस आर है, मैं आपको याद दिलाऊं, सर्कुलर लूप का रेडियस आर है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो हमने कहा था इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? बी इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट अपॉन 2 और आई अपॉन क्या होगा? आर। म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन क्या होगा? इसमें मैंने एक ऑप्शन और बताया होगा, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होंगे, जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो n होंगे, तो इसको n से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो म्यू अपॉन 2 एन आई अपॉन क्या होगा? आर। इसका मतलब जब करंट कैरिंग लूप की बात होगी तो इसमें 3 फैक्टर आएंगे। कौन कौन सा? पहला फैक्टर क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड करंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा हमेशा। दूसरा फैक्टर क्या आएगा? रेडियस के क्या होगा? मतलब जितना बड़ा लूप होगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तीसरा क्या था? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ क्या हो गया? मान लीजिए इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है, ज़्यादा नंबर ऑफ लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। मतलब अगर कॉइल को स्ट्रांग बनाना है
तो वायर जो हमने लपेटा है उसके नंबर ऑफ टर्न को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। जब हम कॉइल की बात करेंगे तो 3 फैक्टर आएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेंगे। कौन कौन सा, करंट तो होगा ही, दूसरा क्या है उसका डिस्टेंस या रेडियस, तीसरा क्या है नंबर ऑफ टर्न। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट वायर में ये टर्म नहीं आता। स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न आएगा क्या, वहां तो एक सिंगल वायर होगा। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी, करंट कैरिंग लूप की या कॉइल की, तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म का भी कॉन्सेप्ट आएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी। समझे, है ना। तो यहाँ तीनों फैक्टर को ध्यान में रखना। और लाइंस क्या होंगी, मिलियन बिलियंस में होती है, ऐसा नहीं 2-4 ठो मिलकर बंद हो जाएंगे, मिलियन बिलियंस में बनेंगे। क्या होंगे वो, तो इस तरह से इसी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, भाई सेंटर तक लाइन जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। A magnetic compass shows deflection when placed near a current carrying wire. How will the deflection of the compass get affected if the current in the wire is increased? फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट को इंक्रीज करेंगे तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट के बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो कंपास में डिफ्लेक्शन आता है वो किसकी वजह से आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, करंट को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट ये कर रहा है कि करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, राइट हैंड थंब रूल, मैंने बता दिया राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। अब अपने राइट हैंड को, राइट हैंड के थंब को क्या करेंगे, कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करेंगे, उसको इस तरह से ग्रैब करेंगे कि हमारा जो थंब होगा करंट की डायरेक्शन में होगा। तो जो रिमेनिंग 4 फिंगर्स होंगे हमारे जो वायर्स को होल्ड करके रख रही हैं, जो फोल्डिंग फिंगर्स हैं वो किसके डायरेक्शन को बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, वहां से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कल इसी की बात कर रहे थे हम लोग, सब हो गया। ठीक है, ये सब लॉ है, इसको ध्यान रखना है। फिर क्या है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। Name and state the rule which is used to determine the direction of magnetic field associated with what, current carrying conductor। एक कार्डबोर्ड लेंगे, एक क्या लेंगे हम लोग, कार्डबोर्ड। ठीक है, आप किसी भी शेप में ले सकते हो, मैंने तो इस तरह से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या लेंगे, एक कंडक्टर, एक क्या लेंगे भैया हम लोग, कंडक्टर। अब इसमें कोई ना कोई करंट जा रही है, सपोज करो कौन सी करंट जा रही है, मान लेते हैं आई करंट जा रही है इससे। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होंगी वो कैसे होंगी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो प्रोड्यूस होंगी वो कैसे होंगी, अरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। और डायरेक्शन कैसा होगा इसका, अगर इससे और होगा तो हमने कहा था ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, अरे ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स हमारे ऐसे होंगे ना, ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। यही तो था, ये तो ना, कार्डबोर्ड ले लिया भैया, करंट कैरिंग हमने वायर ले लिया, जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगे वो क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। इसके डायरेक्शन हम किस रूल से बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है, हम अपने राइट हैंड को क्या करेंगे, कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करेंगे कि थंब हमारा क्या होगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में करंट है। जो रिमेनिंग 4 फिंगर्स है जिससे हमने इसको होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के क्या करेंगे, डायरेक्शन को बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, डन। 16 state right hand thumb rule to find the direction of magnetic field around the current carrying straight conductor. How will the magnetic field affect on increasing the current through the conductor? बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो नहीं, करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन था वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले अगर क्लॉकवाइज था तो क्या हो जाएगा, यही तो ऑस्टर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट था, डायरेक्ट कहीं पूछा जा रहा है, उनका कहीं नाम लिया जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर पता होगा तो रिलेट कर लोगे, अदरवाइज इसलिए कह रहा हूँ हर चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कहाँ है, इस कोने में लिखा हुआ है पड़ा है, उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर सब चीज़ें बनेंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और अभी तो क्वेश्चन का साइज ही देख के एकदम माथा भारी हो जाएगा। अरे बाप रे का गवाह, क्वेश्चन में क्या क्या दिया देखो इसमें,
बैकग्राउंड के साथ पूछा जाएगा। ये सब आजकल देखो सब एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। क्या हो रहा है देखो इसमें, फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड N and S poles are created at the two ends. Among the following statements, incorrect statement is क्या? इनमें से क्या incorrect statement है बताओ। पहला क्या है, ध्यान समझना है। The magnetic field lines inside the solenoid are in the form of straight lines. सही है ना, अभी तो बता रहे थे। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रेट लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात किए थे ना अभी। Which indicates that the magnetic field is uniform at all points inside the solenoid. स्टार्टिंग में लिखवा है मैंने कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तभी तो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वहां पर। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया। ये स्टेटमेंट सही है गलत है बताओ, सही है। ये पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, समझना इसको ध्यान से। फिर क्या दिया सेकंड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड इट। ऑब्वियस बात है, सॉफ्ट आयरन को क्या करेगा वो, मैग्नेटाइज। ये भी सही है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। ये नहीं, ये गलत है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए व्हाट, बार। जो ऑप्शन सी है यही हमारा क्या हो गया, ये सही था। एंड एस पोल्स एक्सचेंज पोजीशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हाँ, करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, ये तो कल ही बता रहे थे ना हम लोग। परमानेंट मैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट में जब डिफरेंसेस बता रहे थे तो वहाँ दिख सकते। अरे करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। हमने कहा था करंट कैरिंग सोलेनॉइड में जिधर से देखने पे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, वहाँ कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। जिस साइड से देखने पे क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन, वहाँ क्या होगा, साउथ पोल। यही बताए थे ना, डिस्कस किए थे, सब पढ़े थे हम लोग। अच्छे से ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखो डेफिनेशन भी आ जाती है कभी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे। दिस इज क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, क्या लिखोगे, ए डिवाइस इन विच व्हाट, a device in which insulated copper wire is wrapped over a what, soft iron or a magnet is called electromagnet. A device in which a insulated copper wire is wrapped over a soft iron or what, magnet is called electromagnet. इस भी बताए थे हमने, मोटर है, जनरेटर है, MRI मशीन है आपकी, है ना, इन सब में यूज होता है कि नहीं यूज होता है, ये बताया था ना कल। व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की डेफिनेशन भी बताए थे। इसमें क्या था, हम आप जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के डेफिनेशन और सोलेनॉइड के में डेफिनेशन में डिफरेंस भी बताया था हमने कल, डिफरेंस बताया था ना। सोलेनॉइड में क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम क्या करते हैं, किसी इंसुलेटर, कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के ऊपर क्या करते हैं, रैप करते हैं। वो अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या होगा, ए डिवाइस इन विच ए इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड ओवर ए इंसुलेटर, जैसे कार्डबोर्ड है, इंसुलेटर है ना आपका, और क्या है आपका, प्लास्टिक है, ड्राईवुड है, इन सब के ऊपर रैप करेंगे तो उससे जो मिलेगी डिवाइस उसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या लिखोगे, ए डिवाइस इन विच ए इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड ओवर ए कार्डबोर्ड, ए प्लास्टिक और व्हाट, ड्राईवुड इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड थ्रू विच स्टडी करंट फ्लोज। को बताया था हमने, याद है आप लोगों को। एक कार्डबोर्ड ले लो सिंपल सा, एक सिंपल सा कार्डबोर्ड ले लो भैया, इसमें क्या करेंगे, वायर को रैप कर लो इस तरह से। वायर को रैप करने के बाद हमने क्या किया था, की के साथ इसको क्या कर दिया भैया, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें कहाँ नॉर्थ पोल होगा, कहाँ साउथ पोल होगा, ये बताओ मुझे। कहाँ नॉर्थ पोल होगा, कहाँ साउथ पोल। अगर इसको मैं इस साइड से देखूंगा तो इधर कौन सा दिखेगा, क्या ऐसे दिखेगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा ना, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे निकले क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो क्या होगा, ये क्या होगा, फिर लाइंस किधर से किधर निकलेंगी, जाएगा ना इस तरह से। फिर इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, बस बहुत सारे दिखा देना, मैंने एक दो दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात, दैट्स इट। बहुत इजी है समझना, इसको करना बहुत टफ है क्या। करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसकी तरफ बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरफ, मैंने बता ही दिया आपको। अब इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, आप समझो, बताओ। For the current carrying solenoid as shown, draw magnetic field lines and give reason to explain that out of
3 points A, B, C, at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum. कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा. बताओ भाई, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा, कौन बताएगा? क्या? और क्यों मिनिमम होगा बेटा? इसीलिए बी पे इसलिए. अच्छा, किधर इसमें नॉर्थ है किधर साउथ है ये बताओ. करंट कहाँ से एंटर कर रही है? नीचे से आ रहा है या ऊपर से? नीचे से जा रहा है तो किधर आएगा ये? अरे नीचे से जाएगा, उधर से निकल रहा है. मतलब अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो करंट ऐसे है, इस साइड से देख रहा हूँ तो करंट ऐसे है. अरे इधर देखो ना, ऐसे बाहर निकल रहा है, मतलब क्या है, करंट ऐसे ही तो रहा होगा तभी तो. इधर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल होगा? ये पोल कौन सा होगा? करंट किधर से किधर निकलेगी? नॉर्थ से निकलेगी. और कहाँ होगी? साउथ पे. यही होगा. और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा? साउथ से किधर जाएगा ये? क्लियर है ना? इसे ड्रॉ कर लोगे इस तरह से, मतलब इसको इंटरसेक्ट नहीं करा देना, नहीं तो कहेंगे सर अभी तो इतना बता रहे थे ज्ञान, इंटरसेक्ट ही करा दिए. बेटा इसको नीचे से लेंगे, इसको नीचे से लेंगे भाई. एक को देख के समझ जाओगे, दूसरा बना लोगे. तुम्हें खुशी मिल गई? अभी ऊपर जा रहा है, इसका क्या मतलब है? बेटा एक से समझो, जहाँ से क्लियर हो रहा है लो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है. बनाने वाले, लिखने वाले, टाइप करने वाले कभी कभी कुछ कर देंगे, लेकिन आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं. अरे वो तुम पढ़े लिखे हो, इस लेवल पे आ गए हो ना, समझ जाओ कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है. अगर वो लेवल नहीं बन पाया तो बनाओ उसको. हाँ, डी पे मिनिमम क्यों होगा? डी पे तो मैक्सिमम होना चाहिए. हाँ, क्यों? क्यों? हम्म. At which point the field strength is maximum, at which point is minimum. किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? पे क्या होगा? तो मैक्सिमम हो जाएगा एट पॉइंट सी. और मिनिमम कहाँ होगा? बी पे क्यों होगा? मिनिमम बी पे क्यों होगा? वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा क्यों? मैं इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि अंदर सारी लाइन आएंगी, इसलिए. किस कॉन्सेप्ट से लिख रहे हो? हाँ, बी को रखे हो. बी को किस सेंस में कि लाइन वहाँ कम से कम आएंगे. गजब लिए भाई. मतलब सोचने का प्रोसेसिंग जो है वो बड़ा लेवल पर है. नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो. जैसे मान लीजिए कोई फोर्स हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पर फोर्स स्ट्रांग लगेगा, तो फार्मूला हमारा क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा होता है. जहाँ पर थीटा मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वहाँ पर फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा. जहाँ मिनिमम होगा वहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? मिनिमम. ध्यान रखना, फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एकदम पोले पे नहीं आ जाना अंदर बाहर. अब यहाँ पर मैं पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी? कुछ इस तरह से आ रही होंगी.
पॉइंट ए पे सभी क्या होंगे, इधर से इधर जाएगा ना आपका, इस साइड से सब लगभग एक ही पैटर्न पे जाएंगे, एक ही लाइन पे जा रहे होंगे, एकदम पास पास यूनिफॉर्म होगा। यहाँ यहाँ तो यूनिफॉर्म होगा ना। यहाँ पर लाइन क्या होंगी देखो, यहाँ से लाइन निकल रही है बाहर और बहुत ज़्यादा नंबर में होंगी। ई पी मैक्सिमम तो ठीक है, लेकिन मिनिमम मिनिमम कहाँ होगा, ए पे होगा या बी पे होगा? ए पे क्यों होगा? ए पे क्यों कम होगा बताओ? ए पे कम क्यों होगा? हाँ, तो उसके हिसाब से तो सबसे ज़्यादा ए पे ही होना चाहिए। क्यों बेटा? तो सी और बेटा मेरी जान, तो ए और सी पे तो सेम होना चाहिए, ए और सी पे सेम। भाई जो लाइन यहाँ से ए से जा रही है वही तो एन से निकल रही हैं, या जो एन से जा मतलब सी से जा रही है वही तो ए से आ रही हैं, तो इस हिसाब से तो दोनों पे सेम होना चाहिए। भाई इसका जो इसका 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 जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसी से तो लाइन निकल रही हैं। भाई जो लाइन आ रही है वही से तो जाएगी। यहाँ एंगल का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है? हाँ, जहाँ पर लाइंस हमारे क्या होंगे, मतलब ये तो दे दिए एग्जैक्ट, आपको पॉइंट थोड़ा आगे पीछे इनको देना चाहिए था, थोड़ा एक को दूर बनाते पास में बनाते, यहाँ से समझ में आता, लेकिन अंदर ही दे दिए, क्योंकि अंदर ए और सी का लगभग सेम ही आ जाएगा। सेम इन द सेंस का मतलब लाइन से अगर देखोगे तो सेम लाइन लगभग दोनों से निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रहे हैं। अरे बेटा तो आगे पीछे दे देता, उसी के ऊपर टिप पे क्यों दे दिया? नहीं नहीं बेटा उस तरह से नहीं, ए और सी का लगभग सेम है, इसमें जो आ गए ध्यान रखना। नहीं इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ कि ऊपर होगा अंदर, हाँ इतना ज़्यादा ना सोचो कि हर चीज़ का लिमिट ही एकदम बाहर हो जाए, ठीक है? मतलब ए तो यूनिफॉर्म होगा, ए पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होगा। वहाँ पर लाइंस ज़्यादा होंगी लेकिन वही सेम लाइन यहाँ भी आएंगी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या होगा, लगभग सब एकदम सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर ए अंदर है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेंगे। अब ऐसे यहाँ है कि यहाँ किसी टिप से लाइन थोड़ी निकलेंगी, अरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलेगा ना उससे, वही सब लाइन यहाँ से भी पास होंगी, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम मिनिमम यहाँ लिख दिए, बट यहाँ एंगल से होगा, थीटा जहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा, वहाँ पर क्या होगा हमारा एफ जो होगा मैक्सिमम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी ज़्यादा होगी, जहाँ कम होगा वहाँ क्या होगा कम से कम, वहाँ उन पॉइंट्स पे जीरो आएगा, तो जीरो इनसाइड जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना बस। मतलब थोड़ा सा ये वैसे क्वेश्चन दे दिए, बस पॉइंट्स को आगे पीछे रखना चाहिए था, ए को ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आंसर कर पाता। हाँ हाँ, व्हाट इज ए सोलेनाइड, फिर इसी की बात की हमने, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड क्या दिया है, करंट करिंग सोलेनाइड, मार्क द पैटर्न, हो जाएगा। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, देयर इज आइदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर ए वॉट एंड्स ऑफ द करंट करिंग स्ट्रेट सोलेनाइड, या तो कन्वर्जेंस है या तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है भाई, नॉर्थ पोल से निकलेगा निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलता है वहाँ क्या है डाइवर्जेंस है, साउथ पोल पे हमेशा आकर मिलती है वहाँ क्या है कन्वर्जेंस है, हमेशा यही होगा, सही है। करंट कैरिंग सोलेनाइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग व्हाट पर्टिकुलर डायरेक्शन, अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही तो रुकेगा, लेकिन अपोजिट होगा, ध्यान रखना। हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, जितना नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर हम सोलेनाइड को जब हैंग करेंगे तो सोलेनाइड का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, नॉर्थ पोल के साइड में होगा, इधर होगा वो, क्योंकि अपोजिट पोल्स अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, तो फ्रीली मैग्नेट को हैंग करेंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, हमेशा क्या होगा वो नॉर्थ, और अरे ऐसी तो डायरेक्शन का पता लगाते हो मैग्नेटिक कंपास से, जो कंपास में तुम्हारे दिखाएगा वो हमारा एक्चुअल में नॉर्थ होगा, लेकिन उसका क्या होगा साउथ होगा,
हाँ उल्टा रहता है, कि हमें तो एक्चुअल बाहर वाला जानना है ना। अब मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके हमें एक्चुअल बाहर वाला जानना होता है, तो उसका क्या होगा, साउथ होगा। हमारा जो होगा एक्चुअल वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। फ्रीली एयर में हैंग करेंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करेगा, रुकेगा, ठीक है। लेकिन अर्थ का जो नॉर्थ होगा वो उसका क्या होगा, नीडल का जो क्या होगा वो साउथ होगा। अपोजिट होते हैं ना, क्योंकि अलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसके हिसाब से समझ। कोई दिक्कत वाली बात? बाकी क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? करोगे, मैं भेज दूंगा इसको, प्रैक्टिस करना आप लोग। प्रैक्टिस करोगे पक्का? एक क्वेश्चन देख ले, और क्या। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या दिया है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हेल्ड वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ प्लेन में वर्टिकली क्या किया हमने, रखा इसको। एंड ऑब्जर्व लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट सीज द करंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। वाह, फिर बैठ गया सीधे, मारी मारी है क्या? तो दिमाग ठीक रखो। अब एकदम घर वाले भी तुम लोगों को काफ़ी तारीफ करते हैं। लूँगा, बात करेंगे, संडे को है पीटीएम, आते हैं, सरप्राइज विजिट पे जाया करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या दिया है, करंट करेंगे सर्कुलर कॉइल। क्या 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 कहे बेटा? अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सर्कुलर कॉइल। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सर्कुलर कॉइल हेल्ड वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन। नॉर्थ साउथ प्लेन में वर्टिकली क्या किया है, रखा गया है। एंड ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट सीज द करंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकली ऐसे खड़ा है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे वर्टिकली रिंग हमारा खड़ा हुआ है ऐसे, और उधर से वो ऑब्जर्वर देख रहा है, किधर से, ईस्ट से। मतलब ये ऐसे है हमारा, मतलब कॉइल, अब कैसे दिखाऊं मैं, सर्कुलर चीज है, वर्टिकली है, वर्टिकली ऐसे है, ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा है। करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर कौन सा पोल होगा इधर क्या बनेगा, नॉर्थ। इधर क्या बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा, इधर क्या हो जाएगा, साउथ। यहाँ से लाइन निकलेंगी, इधर इंटर करेंगे, इधर भी इधर से निकलेंगे, इधर क्या होंगे, इंटर। ये सिलसिला चलेगा। तो क्या दिया है, वर्टिकली इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वर्टिकली ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और क्या कह रहे हैं, फिर क्या रहा है, क्या इसमें, एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम साउथ सीज द करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ऐसे रखा हुआ है, साउथ से कोई देख रहा है, करंट डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होगा ना, तो क्या होगा वो, नॉर्थ पोल भी दिखेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा होगा ना, क्लॉकवाइज मतलब ये होता। हॉरिजेंटली एंड ऑब्जर्व लुकिंग इट फ्रॉम द बिलो द सी, बिलो सी इज करंट टू फ्लो एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हॉरिजेंटली एकदम ऐसे रख दिया, मतलब एकदम नीचे, फिर नीचे से देख रहा है, करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो कैसा दिखेगा, नीचे से, और क्या हो जाएगा। क्लियर है बात? देख रहे हो इसको कितने तरीके से पूछ रहा है, पोलरिटी को भी कितने एंगल से पूछ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नीचे अप बिलो अप, ये सब करके पूछा जा रहा है। आइडिया नहीं होगा तो फंस जाओगे, इसलिए कह रहे हैं आपको हर लेवल पे सोचना। स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, क्या दिया है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न, करंट, और कोई दिक्कत। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर सोलेनॉइड, प्रिपेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो गया ये सब, कोई दिक्कत वाली बात है? अब इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, इस क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। क्या है ये, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। जहां क्रॉस बना होगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। जहां डॉट बना होगा इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, वो आउटवर्ड होगा। ध्यान रखना इसको, हर चीज इसलिए बता दे रहे हैं आपको बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए अगर क्रॉस बना है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या है, इनवर्ट है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए डॉट बना है,
इसका मतलब मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एकदम एरो की तरह होता है, तीर की तरह। जैसे तीर को पीछे से देखो तो क्या होगा, उसका टेल दिखाई देगा, क्रॉस के शेप में दिखेगा कि नहीं। अगर हम एरो का क्या करें, तीर का टिप देखें तो, हेड देखें तो एक पॉइंट जैसे दिखेगा ना, एकदम आएगा, वो इस सिलसिले में होता है, एक तीर के उसके हिसाब से बनाया गया है ये। जब वो तीर अंदर जा रहा होगा तो उसकी टेल दिखाई देगी क्रॉस जैसा, सामने से आ रहा होगा तो टिप दिखाई देगी, हेड दिखाई देगा ना, वो एक टिप जैसा होगा। तो अगर पॉइंट बना होगा, डॉट बना होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड। क्रॉस बना होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा। अभी सब सिलेबस में लिखा है क्या, क्वेश्चन देखो, पूछ रहे हैं। जो मैं कहता हूँ सिलेबस पूरी तरह से परफेक्टली डिफाइंड, जिस भी राइटर की पब्लिशर की हम बुक पढ़ रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट। आपने जितने क्वेश्चन किए, क्या हर टाइप के क्वेश्चन आपने देखे थे, कहीं दिखा, वही लॉलीपॉप वाली स्टडी है कि नहीं, एग्जामिनेशन हाल में आ गया तो फंस जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ एकदम होशियार रहो, एग्जाम की डिमांड क्या है उसको समझो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। इस आर का मतलब ये है कि अब इस समय पर्टिकुलर टाइम में ये चीज़ें आपकी मतलब रिमार्केबल तो है, लेकिन रिड्यूस टू सिलेबस का पार्ट था ये, लेकिन ये कभी भी सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। अब एग्जामिनर पेपर बनाने बैठा, अगर यही सब पीवाईक्यू देख कर रिपीट कर दिया ना, वो छूट जाएंगे सबके। कहीं किताब में लिखा हुआ क्रॉस डॉट ये सब देखे ही नहीं, पढ़ते हुए कभी देखे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू वाला सेशन अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ से जो बोली बिसरी आते हैं वो भी ताज़े करनी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं काम, और जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। असली पढ़ाई तो अभी है, असली पढ़ाई तो अभी है, पढ़ लिख के सब खेल रहे हैं उससे थोड़ी बनेगा। असली चीज़ तो यहाँ है, अब यूज़ कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सीखना है अपने को। कोई दिक्कत है किसी को, परेशानी बताओ। ऐसे क्या दिया है, हाँ करेंट सोलेनॉइड इंडिकेट्स करंट इंटरिंग इनटू द पेज, इंडिकेट्स करंट इमर्जिंग आउट द पेज, डिसाइड द विच एंड ऑफ द सोलेनॉइड ए और बी विल वी हैव एज नॉर्थ पोल। कौन सा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। देखो लाइन यहाँ से अंदर जा रही है, अगर लाइन अंदर जा रही है यहाँ से बाहर निकल रही है, मतलब लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है कि नहीं, लाइन ऐसे जा रही है तो इधर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। बी वाला कौन सा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा पोल, ये कैसा हो जाएगा, फिर कहानी खत्म, दैट्स इट। और क्या पूछ रहा है इसमें, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका आंसर बताओगे क्यों, क्योंकि अगर ये करंट हमारी जा रही है किस डायरेक्शन में, एंटी, इधर से देखने पे बी साइड से देखने पे करंट क्या है, आपकी करंट किधर जा रही है, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए कौन सा पोल हो जाएगा, ये साउथ। उधर क्या हो जाएगा फिर, नो, बस ये बता देना है। ऑल्सो ड्रॉ फील्ड लाइंस इनसाइड द सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के अंदर क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करना है, केवल अंदर। अंदर लाइन कैसे होंगी बताओ, इसके इधर जाएंगे, पैरेलल होंगी, और क्या होंगी, बाहर का पूछ ही नहीं रहा है, ये देखो पहले, अच्छा साउथ, अच्छा देखो बाहर का बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा है, ये भी देखो। नहीं, बहुत बच्चे सोचेंगे केवल बाहर बाहर का पढ़ के चलेंगे वही सब हो जाएगा, इधर पूछ रहा है, ये सोलिनॉइड के अंदर का पूछ रहा है। सोलिनॉइड के अंदर कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगी। ये हम अंदर पूछ रहा है, ये हम बाहर बाहर पढ़ के पूरा चले हैं पूरे सिलेबस के हिसाब से। पीवाईक्यू वाले सेशन अटेंड करने बहुत जरूरी है, रिवीजन प्रैक्टिस करना बहुत क्या है जरूरी है, तब जाकर क्वेश्चन वहां कर पाओगे, नहीं सब छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे, समझे। कोई दिक्कत, बस इलेक्ट्रोमैग्नेट यही, इसके दो यूजेस, मोटर हमने बताया, जनरेटर, एमआरआई मशीन वगैरह जो है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड। हाँ ठीक, कैसे बनता है मैं बता दिया, बार मतलब सॉफ्ट आयरन या मैग्नेट के ऊपर हम वायर को क्या करेंगे, रैप करेंगे। स्टेट द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, कल मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, टू एनहांस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड के अंदर क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन को डालेंगे या मैग्नेट को डालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, स्ट्रांग होगी। कल बताए थे ना रिवीजन में, जानना कि यूज करने का पर्पस क्या है इसका, ठीक है ना। ये से there are list two ways to increasing the strength of electromagnet if material of the electromagnet is fixed। किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, फिर से वही कहानी, अरे करंट को बढ़ा के, या क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म को बढ़ा दें, या क्या बढ़ा दें हम, कहानी खत्म, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लगातार बता रहे हैं
ये सब नहीं जानते रहोगे तो आंसर कर पाओगे, समझो अच्छे से। व्हाट इज सोलेनाइड, फिर वही सब है, बार मैग्नेट है। लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फिगर्स बिटवीन, अब देखते हैं बेटा, कोई दिक्कत। व्हाट इज सोलेनाइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनाइड एंड ए बार मैग्नेट। सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स का है तो रुकना। करंट कैरिंग सोलेनाइड का एक करंट कैरिंग सोलेनाइड और क्या दिया है, ये बार मैग्नेट। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। फिर कह रहे हैं क्या, लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन टू फील्ड, दोनों फील्ड के बीच में क्या करना है, किसका फील्ड क्या होगा, कैसे क्या ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत हो जाएगा, ड्रॉ कर लेंगे ना, बता देंगे। उसमें फील्ड लाइन को घटा बढ़ा सकते हैं, किसकी वजह से, करंट को घटा बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न को घटा बढ़ा के, ये सब चीज़ें आप समझते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात, बोलो। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब फिर वही है, डायरेक्ट करंट, दिक्कत। फिर उसके बाद के क्वेश्चन वही दिए हैं। ड्रॉ द करंट कैरिंग लाइंस थ्रू अराउंड ए सिंगल लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, अरे भाई सर्कुलर लूप वाला कल बताए थे ना, अरे ये जो बताए थे आपको, ये लाइन बनाए थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, याद है, भूल गए? याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक। तो प्रॉपर्टी लिखना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, ये सब करा दी है, अब कुछ बचा क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, बताओ किधर मूव करेगा ये। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू यू बी, क्या होता है साइन थीटा। अगर 90 पे एंटर करेगा, किस पे एंटर करेगा, अगर 90 पे एंटर करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, कैसा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये भी क्या होगा, राइट में क्या होगा, हमेशा इसका पाथ यहाँ कैसा बन जाएगा, सर्कुलर। अगर 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो पाथ कैसा होगा, अगर 90 डिग्री पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होगा। 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर। तो इधर किधर टर्न होगा, ये राइट में टर्न होगा, किधर टर्न होगा, राइट, टुवर्ड्स राइट। हाँ, दूसरा पाथ बनेगा बेटा, वो तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। 90 से अगर नीचे हो गया तो, अगर 90 से कम हो गया तो पाथ हेलिकल होगा, स्प्रिंग की तरह ऐसे। ये हेलिकल है, ये क्या है, हेलिकल। और ठीक, स्प्रिंग को जैसे स्ट्रेच करो ना तो उसके लूप्स बनते हैं जिस तरह से, उस तरह का बन जाएगा, लेवल की बात नहीं। हाँ हाँ, जैसे स्पाइरल का ये है ना, इस तरह किट डालेंगे। हाँ, बाकी सब यही दिया, आप करोगे आप लोग। हाँ, a constant current flows in a horizontal wire in the plane of the paper from east to west as shown in the figure. The direction of magnetic field will be north to south at the point. नॉर्थ टू क्या है भैया, साउथ है। क्या निकालना है इसका, देखो ईस्ट से वेस्ट, ये करंट इधर फेक होगा, ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा बताओ, अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर। अरे थंब को ऐसे रखोगे, लाइंस क्या होंगी, ऊपर आएंगी, लाइंस ऊपर आएंगी तो परपेंडिकुलर क्या होगा, डायरेक्टली अबव द वायर, डायरेक्टली अबव द वायर, वायर के क्या होगा, इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्टली बिलो द वायर, located in the plane of the paper and north side of the wire, located in the plane of the paper on the south side of the wire। नहीं, किधर होगा ये, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा ना, क्या होगा, डायरेक्टली अबव द वॉट, और निकलेगा। अरे राइट हैंड थंब रूल से तो निकालोगे। देखो कितने डायमेंशन में पूछ रहे हैं,
कभी वायर को लेटा दे रहे हैं, कभी खड़ा कर दे रहे हैं, कभी किस कर दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी बोल दे रहे हैं। आइडिया होगा तो देख लेना, नहीं तो आप भी लेट के आओगे वहाँ। ठीक, क्वेश्चन लास्ट करो बेटा, बस सब हो गया। यही सर क्या करंट बेटा ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल, थंब कुछ डायरेक्शन रखेंगे, फिंगर्स हमारे किधर हैं, परपेंडिकुलर ऊपर आ रही कि नहीं, क्या होगा डायरेक्टली एबव द वायर के ऊपर ही तो जाएगा, दिक्कत एस्टेशन रीजन ये सब कर लोगे ना। अब ए करंट करंट स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन क्या दिया है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रीजन द नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ये सही है। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, आई बी एल, अगर 90 डिग्री पर रखा है तो 90 डिग्री का वन है तो आई बी एल साइन थीटा आता है, कहा था ना मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, A current carrying straight conductor experience a force when placed perpendicular to the direction of magnetic field, रीजन इसका क्या दिया है, हाँ ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ये होगा। The net charge on current carrying conductor is always जीरो, हाँ ये तो जीरो होगा, मतलब दोनों सही है, लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन कौन सा सही होगा बताओ, बोथ आर एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है ना, ये फार्मूला। बाकी सब करना बस पढ़े, अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे किस तरह से इफेक्ट करेगा, ध्यान रखना। अगर चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होगा, इस फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, अब सिलेबस में कहीं था ये क्वेश्चन देख रहे हो, चार्ज पार्टिकल हमारा फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आ रहा है तो इसका पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा इसका, सर्कुलर होगा, पाथ कैसा होगा इसका, सर्कुलर पाथ होगा। अगर क्या है और किसी एंगल पे जा रहा है तो, अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है तो पाथ कैसा होगा इसका, हेलिकल होगा, कैसे होगा भैया, और थीटा इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री अगर है तो, या 0 डिग्री है तो सीधे चला जाएगा, स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट सीधे निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन लाइन, हमारी चार्ज पार्टिकल सीधे निकल जाएगा। तीन केसेस बनते हैं, क्या 90 पे एंटर करेगा तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, 90 से कम एंगल पे एंटर करेगा तो हेलिकल, और 0 डिग्री पे एंटर करेगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर करेगा तो बिना डेविएशन एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, दैट्स इट। इतना पढ़ के रखो, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो, मैं स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख क्वेश्चन इसके करना है अच्छे अच्छे, ठीक है, डन, थैंक यू बात, थैंक यू।